नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक दिन में कोरोना के 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 819 लोगों की मौत भी हुई है। कुल मरीजों की संख्या हुई 36 लाख के पार। एक्टिव मामलों की संख्या 7 लाख के पार हो चुकी है। 24 घंटे में 809 लोगों की जान भी गई है कोरोना से। कुल मरीजों की संख्या 36 लाख हो चुकी है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। वहीं अगर एक्टिव मामलों की संख्या की बात की जाए तो 7 लाख के पार संख्या हो चुकी है और एक दिन में 68,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वाकई चिंता का विषय होते जाते हैं जिस तरीके से लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, पूरे देश भर में लगातार केसेस बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को सावधानी से चलना होगा, तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना होगा, क्योंकि अब एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए तो 7 लाख के पार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार होगा। दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज होगा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां की। वहां पर तमाम दिग्गज बड़ी हस्तियां वहां पर राजनीति से जुड़ी उन्हें श्रद्धांजलि देंगी और देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये उनके सरकारी आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उनके सरकारी आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और 12 बजे तक हम आपको बता दें कि अंतिम दर्शन, दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर तमाम राजनीतिक से जुड़ी बड़ी और दिग्गज शख्सियतें यहाँ पर पहुँच रही हैं उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं उनके सरकारी आवास की, जहाँ पर तमाम राजनीति से जुड़ी शख्सियतें पहुंच रही हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रही हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं और दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर आपको बता दें वेंकैया नायडू पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि तमाम बड़ी शख्सियतें उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रही हैं। राजनीति से जुड़ी तमाम शख्सियतें यहाँ पर पहुँच रही हैं। दोपहर 2:30 बजे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आखिरी विदाई दी जाएगी। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी तमाम बड़ी शख्सियतें उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं उनके सरकारी आवास पे। वहीं आपको बता दें कि 12 बजे तक उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। उनके सरकारी आवास पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हो गया। आपको बता दें कि 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से वे बीमार थे।
वहीं पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी है। 24 घंटे में कोरोना के लगातार मामले बढ़े हैं। 50 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1541 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 53,000 के पार पहुंच चुका है और अब तक 1453 लोगों की मौत हुई है। 37,027 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। 24 घंटे में 1541 नए मामले सामने आए हैं पंजाब में और संक्रमितों का आंकड़ा 53,000 के पार पहुंच चुका है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और वहीं आपको बता दें कि 1453 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना से। पंजाब में टॉप 5 संक्रमित जिले जो हैं आपको बता देते हैं। लुधियाना में कोरोना के 210 केस हैं, वहीं जालंधर में 202 मामले सामने आए हैं और लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए तो। पटियाला में कोरोना के 156 मामले हैं। वहीं अमृतसर में कोरोना से 118 केसेस सामने आए हैं। मोहाली में कोरोना के 102 मामले सामने आए हैं। बठिंडा में सबसे ज़्यादा मामले कल सामने आए थे। 231 मामले सामने आए थे कल बठिंडा से। इसी भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, लगातार पंजाब में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्या वजह? आंकड़ा 54,000 के कोल पहुंच चुका है। 53,992 कुल केसेज हो चुके हैं पंजाब च कोरोना के। 1453 मौतें हो चुकी हैं। अगर पिछले 24 घंटे की गल करिए कोई कुल 1541 केसेज देखने को मिले ने कोरोना वायरस के। 50 मौतें देखने को मिली ने। सब तो ज़्यादा जोड़े केसेज ने इस वेले पूरे पंजाब के लुधियाना च केसेज ने। अगर कल कोरोना वायरस के विस्फोट की गल करिए बठिंडा के 231 केसेज देखने को मिले ने। अगर इतने मौतों की गल करिए 18 मौतें कल लुधियाना के हुई ने, 5 मौतें अमृतसर च हुई ने, 5 मौतें मोहाली च हुई ने। जो सब तो ज़्यादा मौतों का आंकड़ा भी लुधियाना के है। और अगर गल की जाती है 54,000 के पार जोड़े केसेज हो चुके हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अच्छा जाहिर कर दिता सी कि कैप्टन की जी सितंबर 3 तक जोड़े केसेज ने 62,000 क्रॉस कर जाएंगे। 15 सितंबर तक जोड़े केसेज ने 1 लाख पार कर जाएंगे। पर चिंता का विषय ये बनया हुआ तरन तो इन्ने ज़्यादा केसेज जोड़े क्यों आ रहे हैं। हालांकि इन्नी सख्त गाइडलाइन है पंजाब के शामी 7 बजे करफ्यू लग जाता है, वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। पर पंजाब के केसेज का जोड़ा इजाफा है रोजाना सानू देखने बिल्कुल नकुल, बहुत ज्यादा सख्त गाइडलाइंस है। पंजाब सरकार की तरफ से गाइडलाइन सेट की गई है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब पुलिस भी पूरी सख्ती बरत रही है। वहां पर चालान काटे जा रहे हैं लोगों के और जिस तरीके से लॉकडाउन जो कर्फ्यू है वो रात को जारी रहता है। इसके बावजूद ये आंकड़ा बढ़ रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये हो जाती है कि आखिर आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है इतनी गाइडलाइन सख्त होने के बावजूद भी। बिल्कुल यही दस रहे कि सख्त गाइडलाइन हैगी, इस तो बाद आंकड़ा वधना किते ना किते चिंता का विषय बनया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, इसे करके जोड़े संक्रमित केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। मास्क नहीं पा रहे हैं लोग। हालांकि फाइन पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फाइन कर रही है, चलान कट रही है, पर किते ना कितना लोग इस चीज़ को बहुत हल्के दे विच लै रहे हैं और इस करके जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। मौतों का आंकड़ा भी रोजाना 50 के पार हो चुका है। तो किते ना किते पंजाब कोरोना संक्रमित केसेस के नाल बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है। और अगर गल जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि जो आंकड़ा 1 लाख पार हो जाएगा तो किते ना किते लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि मास्क पाण, क्योंकि मास्क पाण के नाल 70% लोग खुद बच जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करन, सियासी जोड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर इन्होंने प्रोटेस्ट करने भी है तो शांतमई तरीके ना करन। क्योंकि पंजाब दे विच अगर अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत गल की जाए पंजाब च कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। शाम का कर्फ्यू उदा ही लगा हुआ है। शाम 7 बजे पूरे सूबे के कर्फ्यू लग जाता है। 167 मुनसिपल जड़ियाँ हद्दां ने उहदे च जिहड़ा कर्फ्यू है इंपोज हो जाता है। वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। तो किते ना किते लोगों को समझना बहुत जरूरी है अगर कोरोना तो बचना है। बिल्कुल नकुल, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। पंजाब में देखा जा रहा है जिस तरीके से मोबाइल एम्बुलेंस की भी शुरुआत हुई है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। टेस्ट कराने से लोग कतराते हैं। बीते दिन हमने खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को नाभा से, जहां पर लोगों ने टेस्ट ही नहीं करवाए। वहां पर पूरी टीम पहुंची लेकिन लोगों ने वहां पर टीम को ही भगा दिया, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ही भगा दिया। बिल्कुल तरन पिंडां दे विच कुछ अजिहे पिंडां दे विच मता भी पास किया है कि हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन दी जिहड़ियां टीमां उत्थे जा रही ने टेस्ट करने वास्ते, पर उन्होंने मता पास कर दिता सी टेस्ट नहीं करवाना। क्योंकि जिहड़ी हैल्थ जिहड़ी अगर गल की जाए जिहड़ी हस्पतालों की स्थिति है, कोविड सेंटर्स की स्थिति है, क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति है, इनू लैके लोगों के विच डर है। तो किते ना किते इस चीज़ को लैकर लोग इस टेस्ट तो भज रहे हैं। पर अगर जिन्नी टेस्टिंग वधेगी उन्नी जल्दी केसेस सामने आउणगे और उन्नी ही जल्दी वो ठीक होने की
ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ आ रही है, इन्होंने नाल कोई कॉपरेशन नहीं की जाए, कोई टेस्ट नहीं करवाए। जी बिल्कुल नकुल, यहाँ पर लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को सावधानी से चलना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 6116 के पार मामले हो चुके हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 1563 हो चुकी है। 36 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 4470 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ा है। एक्टिव मामलों की संख्या 1563 हो चुकी है। 36 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी सख्त गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, सख्ती की जा रही है। हिमाचल सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन सेट की गई है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। सोलन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, 1462 मामले हैं। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में टॉप 5 संक्रमित जिले जो हैं, उसमें सबसे ज्यादा केसेस सोलन में पाए जा रहे हैं। वहीं ऊना में कोरोना के 480 से ज्यादा मामले हैं। कांगड़ा में कोरोना के 860, हमीरपुर में कोरोना के 560 से ज्यादा केस, चंबा में कोरोना के 431 केस। तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सोलन। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी सख्त गाइडलाइंस हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लोग कोरोना टेस्ट कराने से कतराते नजर आ रहे हैं और लापरवाही हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की तरफ से बरती जा रही है। जबकि यहाँ पर लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और जो लोग खासतौर पर बाहरी क्षेत्रों से आते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को क्वारंटीन करें और तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सावधानी लोग नहीं बरत रहे हैं, उसके चलते केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा केसेस सोलन में देखने को मिल रहे हैं। कोरोना में आपको बता दें, कांगड़ा में कोरोना के 860 केस हैं। हमीरपुर में कोरोना के 565 से ज्यादा केस हैं। वहीं आपको बता दें कि चंबा में कोरोना के 431 केस देखने को मिले हैं। तो ये टॉप 5 जिले जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सोलन है, जहां पर 1450 से ज्यादा केस हैं। ऊना में कोरोना के 485 से ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। वहीं कांगड़ा में 860। इसी भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, हिमाचल प्रदेश की भी अगर अब बात करें तो लगातार यहाँ पर भी केसेस बढ़े हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए टॉप 5 जिलों की, तो सोलन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੁੱਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ 6116 ਕੇਸਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, 1563 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਸ ਨੇ ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੁੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਨਲੌਕ 4 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 96 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਈ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਗਰ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਲਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਊਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल नकुल, सख्त गाइडलाइन जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोगों की लापरवाही बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती की जा रही है, यहाँ पर भी चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है और अगर इसी तरह से रोजाना 100 केसेस आते रहे तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट स्पॉट है, बाहरी क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर आते हैं।
ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਆંકੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੇਸਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 96 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ और लोगों को भी समझना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए, मास्क पाना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को समझना चाहिए। नकुल, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और यहाँ पर लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, उनको सावधानी से चलना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं आगे जाकर। वहीं देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस लागू हो गई हैं, आज से लोगों को इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। कई जगह पर छूट भी मिलेगी, सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों को छूट दी गई है। राजनीतिक सभाओं में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। देश भर में आवागमन की भी मिलेगी छूट। कंटेनमेंट जोन छोड़कर कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। स्कूल, कॉलेज और जिम, सिनेमा हॉल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। आज से लोगों को कई तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों को छूट दी गई है। अनलॉक 4 में राजनीतिक सभाओं में 100 लोग शामिल हो सकते हैं आपसे अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत। वहीं देश भर में आवागमन की भी छूट मिलेगी। अब बारी दूसरे राज्यों में जाने के लिए छूट दे दी गई है, कोई पाबंदी नहीं होगी। वहीं देश में अब अनलॉक 4 के चलते कई तरह की रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें वहां पर अनलॉक 4 में किसी तरह की रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया, क्योंकि वहां पर लगातार केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक सभाओं में अब 100 लोग शामिल हो सकते हैं अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत, और देश में अब आवागमन में भी छूट दे दी गई है। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आज से लागू होंगी और इन गाइडलाइंस के तहत लोगों को कई जगह पर छूट मिलेगी, कई तरह से छूट दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग पूरी तरह से लापरवाह हो जाएं। लोगों को सावधानी से चलना होगा। आपको बता दें कि सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में छूट दी गई है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत किस तरह की छूट जो है वो दी गई है पूरे देश भर में? बिल्कुल तरन दस दिए, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जी 30 तरीक को जारी कर दी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी स्टेट लॉकडाउन नहीं लगा सकती, सिर्फ कंटेनमेंट जोन ਦੇ ਵਿੱਚ लॉकडाउन रहेगा। अगर गल की जाती है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट्स ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲकुल चीज़ां हटा ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, कोई ई पास की लोड़ नहीं है, कितने कोई चीज़ की लोड़ नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने ये भी उस नोटिफिकेशन के जाहिर कर दिता है कि स्टेट को कोई हक नहीं रहा कि कोई भी स्टेट लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगाए और कर्फ्यू लगाए। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। और अगर गल की जाती है विआह शादियां दी और जी सियासी रैलियां दी है 21 तरीक तो वो भी जी है 100 तो वध लोग वो शामिल हो सकते हैं उन्होंने रैलियां दे विच, उन्होंने विआहां दे विच और जी अंतिम यात्रा हैगियां ने। अगर गल की जाती है दिल्ली की तो 7 सितंबर तो जी मैट्रो भी शुरू कर दी जा रही है। हालांकि मतलब पूरे देश के विच जी रिलैक्सेशन है कंप्लीट दी गई है, सिर्फ जी प्रोहिबिटेड चीज़ा ने वो स्कूल कॉलेजेस बंद ने। और वो भी ये कह दिता गया कि 9वीं तो 12वीं के बच्चे अगर जो जाना चाहते हैं कुछ परसेंटेज के बच्चे जाएंगे, पर अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेकर स्कूल कॉलेजेस के जाएंगे। बिल्कुल नकुल, जिस तरीके से अब छूट दे दी गई है कई जगह पर, लेकिन यहाँ पर लोगों को ये समझना होगा कि भले ही रिलैक्सेशन दी गई है, उनको ये लापरवाही अभी भी नहीं करनी होगी। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कई जगह पर छूट नहीं दी गई है। जिस तरीके से अब अनलॉक 4 की अगर बात करें तो पंजाब में रिलैक्सेशन नहीं दी गई है क्योंकि वहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं।
ਤਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਪਾਏ। ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਅਨਲੌਕ 4 ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲੌਕ 3 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 31 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਨਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 167 ਮੁਨਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਵਰਸ ਅਫੈਕਟਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਈਵਨ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ 50% ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 100% ਖੁੱਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਧਾਰਾ 144 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ सकणगे। बाकी पूरे सूबे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नकुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आगे बढ़ते हैं, आज से जेईई मेंस की परीक्षा भी शुरू कर दी गई है। 6 सितंबर तक की परीक्षाएं चलेंगी। कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन होगा। इस दौरान छात्रों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। एडमिट कार्ड में दिए वक्त पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परिसर में कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। परीक्षा केंद्र में 3 लेयर मास्क का इस्तेमाल करना होगा। मोटे सोल वाले जूते पहनने होंगे, बड़े बटन वाले कपड़े ना पहने। तो ये तमाम चीजों को फॉलो करना होगा। एडमिट कार्ड में दिए वक्त पर परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी होगा। तो ये तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आज से जेईई मेंस की परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और इस दौरान स्टूडेंट्स को ये तमाम गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी और ये परीक्षाएं 6 सितंबर तक चलेंगी। तो इन परीक्षाओं के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा। छात्रों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि एडमिट कार्ड में दिए वक्त पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना भी जरूरी होगा। तो आपको बता दें कि आज से जेईई मेंस की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 6 सितंबर तक की परीक्षाएं चलेंगी। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। संचालक मोहन भागवत वहां पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं सरकारी आवास की, प्रणब मुखर्जी के सरकारी आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दिग्गज राजनेता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी सभी के नेता थे, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, कोई भेदभाव नहीं था और 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे। 2019 में भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। यूपीए की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे थे प्रणब मुखर्जी और राज्यसभा लोकसभा से कई बार वो सांसद भी रहे। आपको बता दें कि यूपीए 1 के दौरान वो वित्त मंत्री के रोल में भी रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री का किरदार भी निभाया। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका दोपहर 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी तो आपको बता दें कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज दोपहर 2:30 बजे आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो आपको बता दें कि तमाम राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दिग्गज राजनेता उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं और उनके सरकारी आवास पर 12 बजे तक उन्हें उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर तमाम राजनेता पहुँच रहे हैं। सुबह से यहाँ पर तमाम राजनेता उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं और दोपहर 12 बजे तक उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास में रखा गया है और दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।